नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन ज्ञान वीकली के एपिसोड 9 में, जिसमें हम 1 से लेकर 7 सितंबर 2025 तक की एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और साथ ही साथ ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि सर क्या हुआ, इतने दिन जो है वीडियो बंद क्यों कर दिया, सीरीज़ बंद क्यों कर दी? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारी माता जी गुजर गई 21 तारीख को। तो आप समझ ही सकते हैं, तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि। थैंक यू माँ। चलो हम शुरू करते हैं अपना। चलिए, फर्स्ट न्यूज आपकी आ जाती है। आज की पहली न्यूज स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 के बारे में। अब आप कहोगे सर 2025 चल रहा है, तो 2024 के बारे में आप हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये रिलीज 2024 का अभी हुआ है। अभी अभी कब? अभी 29 अगस्त 2025 को ही रिलीज हुआ है, इसलिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन इसको रिलीज करता है, तो ये याद होना ज़्यादा जरूरी है आपको। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इसे रिलीज करता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन बनेगा, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है इसे रिलीज कौन करता है? सीधा डाल देगा नीति आयोग, है ना, ऐसे। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको रिलीज करता है क्या ये इंडेक्स? तो इस ये कंपोजिट इंडेक्स है जो कि ट्रैक करता है और कंपेयर करता है एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्रेस को इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। समझ गए? किसने डेवलप किया? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने किया। किसके कोलैबोरेशन के साथ? तो अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, AEE, ये एक अलायंस है, इसके साथ मिलकर जो है डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ये इंडेक्स, है ना। फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, और अभी ये 2024 में जो इसको रिलीज किया गया है वो इसका 6th एडिशन है। तो फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 2018 में, और अभी 2024 में कौन सा है? तो 6th एडिशन है। ये आपको याद रख लेना है ना। क्या पर्पस है? तो डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग करना एनर्जी एफिशिएंसी की, साथ ही साथ हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज करना, पॉलिसी इनोवेशन हो स्टेट्स के बीच में, इसको जो है वो एनकरेज करना। साथ ही साथ जो स्टेट एक्शंस हैं, इंडिया का जो नेट जीरो टारगेट है, कहा कब तक का अपना टारगेट है? नेट जीरो टारगेट 2070 तक। मोदी जी क्या क्या है आपने? बिल्कुल क्या क्या है ना। तो इसको, इसके टूवर्ड्स जो एक्शन लिए जा रहे हैं उनको भी अलाइन करता है ये इंडेक्स, है ना। एनर्जी इंटेंसिटी और एनर्जी एफिशिएंसी दो चीज हैं। तो एनर्जी इंटेंसिटी जो है उसको तो ये कम करेगा, उसके लिए काम करता है, और एनर्जी एफिशिएंसी के टूवर्ड्स ये काम करता है, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जाए। तो कभी क्वेश्चन आए कि एनर्जी इंटेंसिटी को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं, एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना चाहिए। एनर्जी इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो पर क्वांटिटी है, पर यूनिट आउटपुट है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी लग रही है। अगर किसी आउटपुट में एनर्जी ज़्यादा लग रही है मतलब उसकी एनर्जी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो एनर्जी इंटेंसिटी को करना है हमें कम, और एनर्जी एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है ना। चलो जी, क्या फाइंडिंग रही इसकी? तो इतना सारा कुछ आपको पूछने वाला नहीं है, आप ये याद रख लेना। फ्रंट रनर, अचीवर्स, कंटेंडर्स, एस्पिरेंट्स, ये 4 कैटेगरी इसके अंदर होती है, ये आपको याद रख लेना। बहुत बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ से पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। मेन जो है कौन इसको रिलीज करता है ना, ये आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। टॉप परफॉर्मर में देखिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, है ना। चलो, सेक्टरल अगर हम प्रोग्रेस इसमें देखें तो 24 स्टेट्स जो है वो नोटिफाई किए गए हैं, उन्होंने कर दिया है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो थे 2017 के, वो उन्होंने नोटिफाई कर दिए हैं। जो 31 स्टेट जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया है। अब आप कहोगे सर 31 स्टेट्स तो है नहीं, इसमें यूटीज भी आ गई ना अपनी। चलो जी, 13 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सोलर एग्रीकल्चर पंप्स जो है उनके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। और इसमें देखें तो केरला जो है वो लीडिंग पोजिशन पे है, 74% इसने अडोप्शन किया है सोलर एग्रीकल्चर पंप्स के क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है केरला का। ऐसे जो है फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछ लेती है ना। चलो जी, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। कौन से एक्ट के अंडर में? तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 था, उसके अंडर जो है इसे बनाया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को। तो क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट के अंडर? तो यह है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर इसे बनाया गया है। कौन से मिनिस्ट्री में आता है? तो पावर मिनिस्ट्री में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखना। कभी कभी जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वगैरह ऐसा मत लगा के आ जाना, ये पावर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। चलो जी, क्या उद्देश्य है इसका? तो एनर्जी एफिशिएंसी और
एनर्जी कंजर्वेशन के सेक्टर में काम करना इसका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम है। ये स्टार रेटिंग प्रोग्राम जो चलती है, पॉलिसीज, कोर्स, बिल्डिंग रेगुलेशन हो, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, वो सब कौन करता है? ये सब फैन वगैरह पे आपने देखा होगा 3 स्टार है, 5 स्टार है, ये कौन देता है? यही देता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही इनको देता है ना। चलो जी, स्टेट्स को गाइड करता है ताकि जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स हैं उसके अंदर जो एक्शन प्लान्स लेने हैं उसके लिए जो है ये स्टेट्स को गाइड करता है। और ये क्लाइमेट गोल्स और एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड जो भी गोल्स हैं उनमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलो जी, पहली न्यूज कंप्लीट होगी। सेकेंड न्यूज के ऊपर आ जाते हैं। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, कौन सा है? नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर जिनने, जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। कब? स्वतंत्रता दिवस 79th जो इंडिपेंडेंस डे था, लाल किले से मोदी जी ने ये यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने क्या है वो भी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि जो अपने यहाँ ऑफशोर ऑयल और गैस डिस्कवरी है उसको हमें बूस्ट करना है। अंडमान सी वाला एरिया है, आंध्रा वाला जो कोस्ट वाला एरिया है, उस वाले एरिया में हमें और इस इनके ऑयल और गैस की डिस्कवरी को बूस्ट करना है। ये इस मिशन का मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन बनेगा यहीं से, क्वेश्चन जो है वो बनेगा, है ना। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन क्या है, इसके बारे में डीप में जाने। और तो देखो, ये फ्लैगशिप एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो कि काम करेगा अनटैप्ड ऑयल और गैस रिजर्व है इंडियन सीबेड के अंदर, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। ये मिशन मोड में जो है उसमें काम करेगा। मिशन मोड में काम करने का मतलब है कि ये इसी उद्देश्य के लिए काम करेगा, पूरे एकदम प्लान्स के साथ, है ना। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो नोडल मिनिस्ट्री इसमें आ जाती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। और पहले वाले न्यूज में कौन सी थी? तो पावर मिनिस्ट्री हुआ करती थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो इसे सपोर्ट कर रहा है ना। ऑब्जेक्टिव वही देखो, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपोर्ट्स। तो देखो, अभी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो भी अपने यहाँ हमें जो ऑयल चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, वो हम क्या क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। और अगर मान लो ये ऑयल जो है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो पेट्रोलियम अगर हमारे ही क्षेत्र में मिल जाए, इंडिया के में, तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन होने लगेगा तो अपने यहाँ डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ इंडिया का लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगी। एनर्जी सिक्योरिटी तो हर देश को चाहिए, और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी देश से, और मान लो कल को वो देश हमें नहीं दे तो फिर, है ना। तो ऐसे एनर्जी सिक्योरिटी होना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत, एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना भी ऑब्जेक्टिव है इसका। इन्हीं ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा बन जाएगा आपकी प्रीलिम्स में। और देखो, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो आप लिख सकते हैं, या फोल्डर पॉइंट के जैसे काम में इनको लिया जा सकता है। क्या फीचर्स हैं इसकी? तो डीप वाटर फोकस इसमें है, यानी डीप वाटर वाले एरिया हैं उनमें जो है वो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन की जाएगी। जैसे अंडमान निकोबार बेसिन है, आंध्रा कोस्ट है, उस वाले एरिया में यहाँ पर जो कि अब तक अनटैप्ड है, उस वाले एरिया में हमें क्या करना है कि इस मिशन के तहत जो है वो एक्सप्लोर जो है उनको किया जाएगा। साथ साथ पॉलिसी रिफॉर्म्स भी यहाँ पर लिए जाएंगे। ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी यहाँ पर लाई जाएगी। क्या है ये ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी? देखो, एक था नेल्प, न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, और एक है हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो पहले नेल्प था, अब उसकी जगह हेल्प लेके आ गया। तो इस हेल्प में क्या है? ये है ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। क्या है ये ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी? इसके अंदर ये है कि अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स के लिए एक ही लाइसेंस दे देंगे। जैसे मान लो पहले क्या था, इस नेल्प के अंदर में क्या था कि मान लो ये वाला कोई एरिया है, इसमें आपने लाइसेंस ले लिया कोई हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए। जैसे मान लो आपने इसमें गैस निकालने के लिए लाइसेंस ले लिया। अब मान लो यहाँ पर पेट्रोलियम भी मिल गया, है ना, जैसे आपको पेट्रोल, क्रूड ऑयल वगैरह ये सब मिल गया, तो फिर आप उसको नहीं निकाल सकते थे क्योंकि आपके पास लाइसेंस किसका है? सिर्फ गैस का। पर अब ओपन एक्रिएज है, यानी इस वाले एरिया में कुछ भी मिला वो सारे हाइड्रोकार्बन किसके हुए? आपके हुए। ये होता है ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। नेक्स्ट है लार्ज स्केल बिडिंग। तो इसमें बहुत बड़े क्षेत्र में जो अब तक नो गो एरियाज हुआ करते थे, नो गो एरियाज का मतलब क्या है? यानी अब तक वो वाले एरिया जिनमें अभी तक कोई एक्सप्लोरेशन नहीं किया गया कि भाई यहाँ पर एक्सप्लोरेशन नहीं किया जाएगा, वो है नो गो एरिया। अब उनमें भी यहाँ पर बिडिंग की जाएगी कि आओ और महाराज बिडिंग करो, किस किस को यहाँ पर जो है वो एक्सप्लोरेशन करना है। साथ साथ यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा, जिसमें सिस्मिक सर्वेज किए जाएंगे, मॉडर्न ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें यूज किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पर और कोलैबोरेशन को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा।
है ना। ये ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी देखिए आप यहाँ पर, क्रिटिकल पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी हेल्प, उसका ये एक क्रिटिकल पार्ट है। तो ये यूनिफॉर्म लाइसेंस देता है फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। तो जितने भी फॉर्म के हाइड्रोकार्बन है उन सब के लिए एक सिंगल लाइसेंस देता है ना। देखो ये हेल्प और नेल्प आप यहाँ पर जो है एक बार पॉज करके आराम से इसको पढ़ लेना, है ना। कभी ये न्यूज़ में आएगा तो ये आराम से मैं आपको बात बताऊंगा। देखो मेन चीज़ है कि ये क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आपको पता लग जाए तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। चलो जी, पानी पी लें एक बार। क्या सिग्निफिकेंस है इस जो एक्सप्लोरेशन मिशन लाया जा रहा है डीप वाटर में। तो देखो एनर्जी इंडिपेंडेंस हो जाएगा भाई। अब तक हम जो है अपना 50% गैस है, 88% क्रूड ऑयल है, ये तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो मान लो अपने घर में ही अब हम इसको अगर एक्सप्लोर कर लें तो फिर क्या होगा, एनर्जी इंडिपेंडेंस हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। पराधीन नहीं रहेंगे हम, किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि आप हमें एनर्जी दोगे तभी हमारे पास एनर्जी मिलेगी, है ना। चलो, साथ साथ इकोनॉमिक गेन भी हमें मिलेगा। इकोनॉमिक गेन मिलेगा तो जो बाहर से हम खरीद रहे थे उसमें पैसा खर्च नहीं होगा, तो बहुत सारा जो इंपोर्ट बिल है वो हमारा कम हो जाने वाला है। और जो पैसा हम पेट्रोल के इंपोर्ट में लगा रहे थे, पेट्रोलियम के इंपोर्ट में लगा रहे थे, गैस के इंपोर्ट में लगा रहे थे, अब उन पैसों को हम लगा सकते हैं सोशल वेलफेयर में, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में उनका यूज किया जा सकता है ना भाई। जो पैसे हम यहाँ पर इराक, ईरान और इनको, सऊदी अरबिया, रशिया को दे रहे थे, अब वही पैसा हम अपने देश की जनता को देंगे, है ना। कुछ सोशल वेलफेयर की स्कीम्स लाएंगे या फिर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, है ना। चलो जी, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी भी है। देखो आजकल जो पेट्रोलियम वगैरह है और मैं कहूँ जो एनर्जी सेक्टर है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि पेट्रोल डीजल जो है वो कंट्री से आना बंद हो जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो हुआ कि नहीं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। हाँ, तो जब अपने पास अपने घर में ही निकाल रहे हैं हम, एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑयल और जो पेट्रोलियम है उसको, तो फिर हमारे जो है हम एक स्ट्रेटेजिकली हम सिक्योर हो सकते हैं इस क्षेत्र में, तो है ना। चलो नेक्स्ट न्यूज आ जाती है। देखो अपने कंट्री एक आपको नाम पता होगा, सीरिया। सीरिया में अभी देखो वायलेंस चल रहा है। देखो ये मिडिल ईस्ट जो है यहाँ पर तो वायलेंस चलता ही रहता है, जब देखो तो वायलेंस वायलेंस चलता रहता है। तो अभी क्या है, सीरिया का एक हम कहें कि एक एरिया है, सीरिया के अंदर ही एक पूरा इसका एरिया है, स्वीडा एरिया, है ना। देखो यहाँ पर आपको दिखा होगा सुवेडा, ये दिख रहा है। तो ये वाला एक प्रांत है, इसका प्रोविंस है ये, दमास्कस सीरिया की राजधानी कैपिटल जो है वो है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ड्रूज मिलिटेंट है, साथ ही साथ यहाँ पर सुन्नी जो बेदोइन ट्राइबल है उनके बीच में यहाँ पर क्या हो गया कि वायलेंस देखने को मिल रहा है इसमें। तो देखो इतना आपको याद रखना कि देखो ये ड्रूज वाले जो मिलिटेंट्स है, या कहाँ, या ड्रूज कम्युनिटी किधर रहती है, तो आपको पता होना चाहिए सीरिया में, मिडिल ईस्ट, है ना। ऐसा आपको याद होना चाहिए। वो पूछ लेगा कि चाइना में रहती है, ऐसे। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये बेदुइन, तो ये बेदुइन ये ट्राइबल लोग हैं और ये इधर ही रहते हैं, मिडिल ईस्ट वाले एरिया में रहते हैं। एक आपको देखो सीरिया और इस सीरिया की आपको लोकेशन पता होना चाहिए, इस न्यूज से पता होना चाहिए कि इस न्यूज से क्या क्या हमें पढ़ना है। देखो सीरिया के बारे में हम जाने तो मिडिल ईस्ट में है और लेवेंट रीजन जो है उसका पार्ट है। लेवेंट रीजन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं आपको, हाँ, इसी क्लास में बता रहा था कि कहीं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ वहाँ बता रहा था। हाँ, लेवेंट रीजन जो जो अपना मेडिटेरेनियन सी का, तो ये वाला जो रीजन है ये लेवेंट रीजन वाला पार्ट है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेवेंट रीजन का ये पार्ट है। चलो एक बार इसको क्लियर करें। कहाँ गया भाई इरेजर, कहाँ गया। चलो जी, चलो पेन आ गया। हाँ जी, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा सीरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सीरिया के कुछ सिटीज आप याद रख लो। देखो रक्का, है ना, रक्का आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए, है ना। दमास्कस आपको याद रहना चाहिए। ये सुवादा जो है ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। और अगर हम इसके लोग वो कंट्रीज देखें कौन कौन से लगते हैं, देखो टर्की यहाँ पर लग रहा है, देखो टर्की, टर्की। यहाँ पर हम देखें तो एक रिवर जा रही है यूफ्रेटस। देखो यूफ्रेटस और टाइग्रिस रिवर मैंने एशिया में रिवर्स में पढ़ाया था। तो ये यूफ्रेटस रिवर जो है वो इधर टर्की से निकल के, टर्की वाले एरिया से निकलती है उधर से, है ना। और फिर ये निकल के इसी से जाके फिर इराक में जाते हैं और फिर ये फारस के खाड़ी में जाकर तो पर्शियन गल्फ में जाकर गिर जाती है। तो ये आपको याद रखना। साथ साथ देखो इधर इराक जो है इस साइड, ईस्टर्न साइड में, वहाँ से बॉर्डर शेयर करता है।
यहाँ पर अगर हम देखें सदर्न साइड में तो जॉर्डन नाम का एक कंट्री है, यहाँ से देखना इसराइल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ से लेबनान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो क्या ये मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल शेयर करता है। ऐसा ही जो फैक्ट्स यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो इराक, इसराइल, जॉर्डन, लेबनान और टर्की से ये बॉर्डर शेयर करता है, और मेडिटेरेनियन सी से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। चलो, इंपॉर्टेंट रिवर्स में यूफ्रेटस रिवर जो है वो यहाँ की आ जाती है। देखो यहाँ पर गोलान हाइट्स का नाम आपने सुना होगा। 1967 में देखो एक वॉर हुआ था इसराइल और साथ ही साथ और जो यहाँ पर अरेबियन जो कंट्री हैं, अरब कंट्रीज, इनके बीच में, तो गल्फ कंट्रीज और इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, तो उसमें इसराइल ने गोलान हाइट्स, देखो ये वाला एरिया पूरा है ना, ये गोलान हाइट्स वाला एरिया है, ये इसराइल ने कैप्चर कर लिया था। ये गोलान हाइट्स वाला एरिया है किसका? ये सीरिया का। यूएन किसका मानता है? सीरिया का ही मानता है, पर इसके ऊपर कब्जा अभी किसका है? इसराइल का कब्जा है। देखो यहाँ पर एक है सी ऑफ गैलीली, याद रखना है। तो सी ऑफ गैलीली का है, तो यही है इसराइल वाले एरिया में। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज आ जाती है किलर वेल्स से। सर किलर वेल्स देखिएगा आपने ऐसे ही, है ना, किलर वेल्स, इनको ऑर्का भी कहते हैं। देखो कभी कभी आपको लिखा हुआ आ जाएगा ऑर्का। ऐसे क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी बहुत पूछती है। ये जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, इनके बिहेवियर से रिलेटेड यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। तो किलर वेल या ऑर्का जिसे कहते हैं, उनके बारे में एक स्टडी आई है। स्टडी ये आई है कि देखो, आपको ताज्जुब होगा ये जानकर, अब तक आपने सुना होगा कि ह्यूमन जो है वो किसी एनिमल के बिहेवियर को पढ़ रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे कि जो पोलर बेयर है वो कैसे बिहेव करते हैं, ये जो किलर बेयर्स है वो कैसे बिहेव करती हैं, लायंस कैसे बिहेव करते हैं, एलिफेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, ओरेंगुटेन्स कैसे बिहेव करते हैं, बोनोबोस चिंपैंजीज कैसे बिहेव करते हैं। बट फर्स्ट टाइम ये देखने को आया है, देखने में आया है स्टडी में, कि ये जो किलर वेल्स हैं, ये किलर वेल्स ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रही है। देखो हो सकता है कि इनका भी, इनकी भी एक सोसाइटी हो, इनमें भी कोई साइंटिस्ट हो और वो ह्यूमन की स्टडी कर रहे हो, है ना। देखो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, पर हाँ ये वाली बात जरूर है कि ये किलर वेल्स ह्यूमन जो बिहेवियर है उसकी स्टडी कर रही है। सर कैसे पता लगा? एक्चुअल में देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक शिकार दिख रहा है। ये किलर वेल्स कर क्या रही है? एक शिकार जो है उसको पकड़ रही है, और उस शिकार को पकड़कर ये ह्यूमंस के पास में लाके फेंक दे रही है। फिर ये देख रही है कि ह्यूमन उस शिकार के साथ क्या करता है। ये वेट करते, देखो, A new study has found that killer whales may be exploring human behavior by offering them whole prey and waiting for them to respond. पूरा का पूरा प्रे लाके जो है वो दे रही है इंसान को, और फिर देख रही है कि इंसान करेगा क्या इसका, है ना। चलो, तो ये स्टडी है, थोड़ी बढ़िया स्टडी है। उस बुढ़े प्रोफेसर को ऐसी कुछ स्टडी पता लगेगी, कुछ पेक्यूलियर सी चीज, तो पूछ लेगा, है ना। तो वो पूछ सकता है, तो आपको याद रखना ये किलर वेल्स के बारे में। तो किलर वेल्स को देखना ऑर्काज भी कहते हैं, है ना। कहाँ मिलते हैं? तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर ये जो ओशन है उस सब में ये देखने को हमें मिल जाती हैं, और जिस भी ओशन में रहती है उसके ये टॉप प्रेडेटर हैं। हाँ, ये कार्निवोर है, मांस खाती है ये। किसको मारते हैं? तो देखो वेल्स जो होती है ना, जैसे ब्लू वेल होगी, अब ब्लू वेल बड़ी वाले को तो नहीं मार सकती, उसके बच्चों को मार देती हैं। हम्पबैक वेल है, उनके बच्चों को मार देती है, तो उनको ये मारकर खा जाती है ना। तो उनको ये मारती है। चलो जी, टॉप प्रेडेटर होती है जहां पर भी ये रहती है। और डॉल्फिन जो होती है उन्हीं की फैमिली से हैं, सबसे बड़ी डॉल्फिन आप कह सकते हो। देखो ये बहुत सारी डॉल्फिन की फैमिली में ये सब आते हैं, तो ये डॉल्फिन की फैमिली से रिलेटेड है। तो कभी स्टेटमेंट बने कि किलर वेल्स आर द मेंबर ऑफ डॉल्फिन फैमिली, तो बिल्कुल वो मेंबर है डॉल्फिन फैमिली के, है ना। तो डॉल्फिन स्पीसीज के ही ये मेंबर हमें देखने को मिल जाते हैं, है ना। चलो जी, बिहेवियर अगर देखें तो ये किलर वेल जो है वो हाईली सोशल है, यानी ग्रुप्स में रहती है, और इनके ग्रुप को कहते हैं पॉड। देखो ये, है ना, तो ग्रुप में रहती हैं। और इसमें जो मेटरनल साइड के जो रिलेटेड इनके इंडिविजुअल्स हैं वो उसमें ज़्यादा रहते हैं, यानी माँ बेटियाँ, है ना, ऐसे ही उसमें रहती हैं, है ना। चलो जी, और ये कभी आप डॉक्यूमेंट्री निकाल के देखना, देख ऐसे चीज़ों की जो है आप डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू कीजिए। एनिमल मूवी की जगह एनिमल्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिन जो किसी बुक में नहीं है, वो आपको ऐसे इन डॉक्यूमेंट्री से सॉल्व हो सकते हैं, है ना। देखना कितनी प्लानिंग के साथ, प्रिसिशन के साथ ये हंट करती हैं। चलो जी, ये अंडर वाटर साउंड करती है, और उस साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करती है और नेविगेट करती है, और ये शिकार करती है अपना। ये मोस्ट रिकग्नाइजेबल है, ब्लैक और वाइट बॉडीज इनकी होती है, देख सकते हैं, ये ब्लैक है, ये वाइट, तो आपको ये अच्छे से रिकग्नाइज इनको किया जा सकता है। हैबिटेट इनका देखें तो किलर वेल जो है वो
पूरे ऑल ओवर जितने भी ओशन हैं उन सब में रहती हैं। थ्रेट्स क्या हैं, तो जो फिशिंग गेयर्स होते हैं उनमें ये इंटेंगल्ड में इनका हो जाता है, उनमें फंस जाती है ये। हैबिटेट लॉस इनका हो रहा है इसकी वजह से। साथ साथ इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो वो है डेटा डेफिशिएंट, है ना। कभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड पूछे तो आप मत बता देना। देखो ये पूरा वाला ये वाइट वाइट में आपको दिख रहा है ना, इस पूरे एरियाज में देखो ये किलर वेल देखने को मिलती है ना। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज आ जाती है पापुआ न्यू गिनी से। पापुआ न्यू गिनी, और इस पापुआ न्यू गिनी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी। हुआ क्या है कि यहाँ पर इंडियन नेवी की वॉरशिप जो है वो गई है। वहां पर क्यों गई है सर, तो पापुआ न्यू गिनी को 50 साल हो गए आजाद हुए, इंडिपेंडेंस से, 50th इंडिपेंडेंस है उसका। तो इस उपलक्ष्य में अपनी इंडियन नेवी की वॉरशिप जो है वो यहाँ पोर्ट मोर्सबी में जाती है। ये तो न्यूज हो गई। अब हम किस चीज पे फोकस करते हैं आपको बताइए, ज्योग्राफी है तो प्लेसेस इन न्यूज। तो अब इसकी ज्योग्राफी हमें अच्छे से समझनी है पापुआ न्यू गिनी की। तो ये पूरे वर्ल्ड का हम कहें कि सेकंड लार्जेस्ट कोई आइलैंड कंट्री है। तो फर्स्ट कौन सा है, तो देखो वो है ग्रीनलैंड। क्या है ये, ग्रीनलैंड है ना। तो आइलैंड कंट्री है, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। कौन से ओशन में है, तो पैसिफिक ओशन में है। और हम यहाँ पर देखें तो जो न्यू गिनी, आपको जो यहाँ पर आइलैंड देखने को मिलेगा, न्यू गिनी आइलैंड, जो कि सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, ग्रीनलैंड के बाद में। देखो ये पूरा न्यू गिनी आइलैंड है, इधर इसके ये वाला जो पार्ट है वो इंडोनेशिया का पार्ट है ना, और इसका ये वाला पार्ट जो है वो पापुआ न्यू गिनी का पार्ट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिस्मार्क आर्किपेलगो। आर्किपेलगो क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलगो कह देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड और एडमिरल्टी आइलैंड्स इस बिस्मार्क आर्किपेलगो में। और बुगेनविला और बुका आइलैंड आइलैंड चेन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सोलोमन आइलैंड चेन का ही पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस एरिया में आपको सोलोमन आइलैंड चेन दिख रही है, और ये बुगेनविले और ये आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये इसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी। समझ गए आप। चलिए देखो ये एडमिरल्टी आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, न्यू ब्रिटेन आइलैंड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। चलो जी, लैंड बाउंड्री ये बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री से, जिसका नाम है इंडोनेशिया। और वर्ल्ड की एक और पापुआ न्यू गिनी की के बारे में याद रख लेना एक फैक्ट, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लैंग्वेज कहां पर बोली जाती है, तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज है इसी पापुआ न्यू गिनी में। सेकंड कहां पर है, तो इंडोनेशिया में, है ना। इंडोनेशिया में सेकंड है। थर्ड कहां है, तो नाइजीरिया में। सर इंडिया में तो बहुत सारे हैं, इंडिया फोर्थ पे है लैंग्वेजेस के मामले में, याद रखना। फर्स्ट वन अगर लैंग्वेजेस में देखें सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है, पापुआ न्यू गिनी में। सेकंड इसका पड़ोसी देश इंडोनेशिया। थर्ड वन नाइजीरिया, और फोर्थ वन इंडिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। इसकी हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाएगी माउंट विल्हेम, जो कि बिस्मार्क रेंज में आपको देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पर आपको सेंट्रल ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर माउंट विल्हेम देखने को मिल रहा है, और यही इसकी हाईएस्ट रेंज इसकी जो है वो पीक है। 4509 मीटर जो है वो इसकी हाइट आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। कब बना था ये, इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, तो जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो आकर पैसिफिक प्लेट से टकराई थी, उस टाइम पे पापुआ न्यू गिनी जो है वो बना था, क्योंकि जो न्यू गिनी आइलैंड है उस टाइम पे इसका निर्माण हो जाता है ना। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज आ जाती है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। देखो ऐसे बोर्ड जो है इनके बारे में क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, दरअसल अभी हाल फिलहाल में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड कोकोनट डे। कब होता है वर्ल्ड कोकोनट डे, तो 2 सितंबर को, है ना। 2 सितंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, है ना। चलो जी, ये एक बात होगी। देखिए कब सेलिब्रेट किया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ऐसे हल्के में मत लेना कि यूपीएससी है तो वो फैक्ट्स नहीं पूछेगी, भर भर के पूछती है ना। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में जान लेते क्या है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना है। कौन से मिनिस्ट्री में आता है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। देखना नॉर्मली ये जो बोर्ड होते हैं ना, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में आते हैं। देखो ये मैंने ये इसलिए पूरा ये स्क्रीनशॉट भी लाया हुए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, याद रखना है ये वाली बात। नॉर्मली ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में आते हैं, जैसे टर्मरिक बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है, ये अगर आप देखेंगे तो ये सब कॉमर्स मिनिस्ट्री में आते हैं। बट कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड किस में है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आता है। एक और मैंने बताया था आपको बोर्ड, है ना, जूट बोर्ड। ये जूट बोर्ड जो होता है ना, वो भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ही आता है। समझ गए। चलो जी, तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन, और साथ ही साथ उसका यूटिलाइजेशन, और जो है ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में और प्रोडक्ट डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने में के ऊपर ये फोकस करता है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। कब ये एग्जिस्टेंस में आया था, तो आया था
12 जनवरी 1981, 12 ऑफ जनवरी 1981 को ये आ जाता है एग्जिस्टेंस में। इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं बहुत सारी जगह, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, पटना में है। सर हेडक्वार्टर तो बता दो कहाँ? केरला में। हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। हेडक्वार्टर बहुत पूछते हैं यहाँ से, मिनिस्ट्री और हेडक्वार्टर कभी मत भूलना। रात को जगा के सपने में भी पूछे ना आपसे, तो हेडक्वार्टर बिल्कुल मत भूलना। तो ये है कहाँ पर? कोची, केरला में इसका हेडक्वार्टर। केरला में और बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर है, वो भी आपको याद रखना है। क्या फंक्शन है? तो ये मेजर्स अडॉप्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट इंडस्ट्री, है ना। साथ ही साथ ये टेक्निकल एडवाइस देगा जो कोकोनट कल्टीवेशन वाले जो फार्मर्स है, साथ साथ इंडस्ट्री है उनको। साथ ही साथ ये फाइनेंशियल और दूसरी असिस्टेंट भी प्रोवाइड करवाएगा, है ना। और साथ ही साथ ये और प्रोवाइड करवाएगा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, किसके लिए? प्रोसेसिंग ऑफ कोकोनट और उसके प्रोडक्ट्स के लिए। और आप देख सकते हैं इंसेंटिव प्राइस देना, है ना। ये सब आप आराम से शांति से बैठ के देख लेना, इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है, पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन। तो कोई ऐसे पाइपलाइंस, ऐसे कुछ नए इवेंट हो रही है, इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो सर ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन क्या है? ये देखो, साइबेरिया हमें समझ में आ रहा, पावर कुछ समझ में आ रहा। सर कुछ यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेके जाएंगे कि नहीं? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेके जाएंगे। पाइपलाइन समझ में आ रहा है, पाइपलाइन से थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पेट्रोलियम गैसेस ऐसा कुछ जाती है। साइबेरिया आप समझते क्या है? रशिया का वो वाला पार्ट जो एशिया में, उसे साइबेरिया कहते हैं, है ना। तो देखो, ये रशिया और चाइना के बीच में एक अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो भी लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है यहां पर, किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन। तो इससे क्या जाएगा? गैस इससे ट्रांसमिट की जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह गैस जो है वो ले जाई जाएगी इसके थ्रू। तो देखो, आप देख सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यमल पेनिनसुला, है ना, रशिया का। और इस यमन पेनिनसुला वाले एरिया से रशिया के, यहां से ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन आएगी। और कहां पर? मंगोलिया। ये कौन सा कंट्री? यहाँ पर मंगोलिया होते हुए, मंगोलिया होते हुए यहाँ पर चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां तक ये पाइपलाइन आएगी। देखो, अगर ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 है तो पावर ऑफ साइबेरिया 1 भी होनी चाहिए, बिल्कुल है। तो पावर ऑफ साइबेरिया 1 भी पाइपलाइन ऑलरेडी है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि आपको जो है वो ईस्टर्न साइबेरिया वाले पार्ट से नॉर्थ ईस्टर्न चाइना वाले पार्ट में जाती है, वो है पावर ऑफ साइबेरिया 1 या पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन। तो इनके बारे में आपको पता हो लग गया, है ना। कौन से कंट्री से होकर जाएगी? मंगोलिया से होकर जाएगी। तो इसका रूट होगा वेस्ट साइबेरिया का जो यमल आर्कटिक फील्ड है उस वाले रीजन से नॉर्दर्न चाइना के तक ये जाएगी। तो देखो, यमल पेनिनसुला, और उसके बाद में यहाँ पर ये जा रही है मंगोलिया से होते हुए, कहाँ पर? नॉर्दर्न चाइना के अंदर ये, है ना, ईस्टर्न मंगोलिया से होते हुए, देखो ईस्टर्न मंगोलिया से होते हुए जाएगी। सोयूज वोस्टॉक सेगमेंट है वहां पर, जो कि चाइना का है, वहां पर ये जाएगी। कैपेसिटी कितनी होगी? 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स BCM की इसकी कैपेसिटी होने वाली है। पावर ऑफ साइबेरिया 1 के बारे में मैं आपको बता चुका ऑलरेडी, ये 2019 से ऑपरेशनल है। पावर ऑफ साइबेरिया 1 की 31 BCM इसका पर ईयर इसकी कैपेसिटी है, जिसको अब रेज किया जाएगा 44 BCM पर ईयर तक, है ना। चलो जी, इसका पावर ऑफ साइबेरिया 1 का पुराना नाम हुआ करता था अल्ताई पाइपलाइन। देखो, ये अल्ताई वर्ड जो है ये हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग, और ज्योग्राफी में जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी, अल्ताई माउंटेन्स, है ना। तो अल्ताई माउंटेन्स कहाँ है? तो ये मंगोलिया वाला रीजन है, इधर वाला जो रीजन है यहाँ पर अल्ताई माउंटेन्स है। जेंगिस खान या चंगेज खान का नाम आपने सुना है? हाँ, तो चंगेज खान को सोना इन्हीं अल्ताई माउंटेन से मिला करता था। देखो, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये है अल्ताई माउंटेन। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अल्ताई माउंटेन। चलो जी, क्या सिग्निफिकेंस होगा इस पाइपलाइन का? देखो, इसका सिग्निफिकेंस होगा रशिया के लिए, अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, यानी एक और कंट्री ऐड हो गया जिससे कि वो, जिसको कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है अपनी गैस, है ना। तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पे, यूरोप ने लगा रखे हैं, अमेरिका ने लगा रखे हैं। तो यूरोप अगर इसकी एनर्जी खरीद नहीं रहा है तो ये गैस किसको भेज देगा? चाइना को भेज देगा। तो ये रशिया को फायदा हुआ। साथ ही साथ मॉस्को जो है उसको ये स्ट्रेंथन करेगा ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स वाले फील्ड में, है ना। चाइना को क्या फायदा है? तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म अफोर्डेबल गैस पाइपलाइन सप्लाई उसको मिल जाएगी, है ना। साथ ही साथ जो वोलाटाइल LNG इंपोर्ट्स है उससे थोड़ा सा जो है बचाव चाइना को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्लीन एनर्जी जो है वो भी मिल जाएगी चाइना को।
क्योंकि गैस जो है वह कोल से ज़्यादा क्लीन मानी जाती है ना। चलो जी, और इधर देखो, चाइना के खिलाफ अमेरिका, रशिया के खिलाफ अमेरिका, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। सर एक कंट्री और है यहाँ पर, मंगोलिया। देखो ये मंगोलिया वाला रीजन है, तो मंगोलिया से होकर जा रही है, तो मंगोलिया को भी फायदा हो जाएगा खाली फोकट में। क्या भाई, मंगोलिया के बीच से होकर ये जा रही है, तो अब कोई कंट्री अपने देश से होकर कोई पाइपलाइन जाने देगा, फ्री में तो नहीं जाने देगा। ये बोलेगा भाई यहाँ से अगर आप गैस जा रही है तो हम लोगों को देना पड़ेगा टैक्स, है ना। तो आपको ट्रांजिट फी मिल जाएगी, किसको, मंगोलिया को। तो इसको देखो खाली फोकट में फायदा हो गया, है ना। तो क्या होता है कि बड़े लोग जो होते हैं वहां, उनके आसपास रहने का फायदा होता है। तो ये बड़े खिलाड़ियों के आसपास रहने का फायदा देखो क्या हो गया, बशर्ते उनसे पंगा नहीं लेना है तभी। तो ये पंगा नहीं ले रहा किसी से भी, मंगोलिया, तो अब इनको फायदा हो गया, देखो घर बैठे, है ना। अरे बड़े पेड़ की छांव भी बहुत घनी होती है, तो बहुत लाभदायक होती है, तो बड़े लोगों के साथ आप भी बैठा करिए, है ना। बड़े से हाइट और पैसों से बड़े नहीं, सोच से बड़े लोगों, है ना। ये रशिया चाइना की जो नो लिमिट वाली पार्टनरशिप है, यानी ऐसी दोस्ती जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, उसको ये फिर बढ़ावा देने वाला है। और यूरोप की जो बार्गेनिंग पावर है उसको ये कम कर देगा, क्योंकि रशिया को पैसा मिलता रहेगा चाइना से, और चाइना को जो है वो एनर्जी मिलती रहेगी रशिया से। तो अब रशिया की जो है उसके पास जो बार्गेनिंग पावर हुआ करती थी, उससे बार्गेन करने की पावर हुआ करती थी यूरोप को, वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब खत्म तो नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर एलएनजी डिमांड जो है उसके ऊपर भी प्रेशर कम हो जाने वाला है, क्योंकि अब जो है वो रशिया प्रोवाइड करवा दे रहा है गैस, है ना। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज आ जाती है, डिक्लाइन ऑफ ग्रासलैंड बर्ड्स एंड नीलगिरीज। तो नीलगिरी जो है, नीलगिरी क्या होता है, देखो अपने यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर है ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आके जहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाले बॉर्डर पे, उस वाले एरिया में जो बहुत सारे हिल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल्स, है ना। तो इन नीलगिरी हिल्स में सालों से बहुत सारे ग्रासलैंड बर्ड्स हुआ करते थे। तो क्या, एक बर्ड्स होते हैं जो फॉरेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, एक बर्ड्स होते हैं जो ग्रासलैंड में रहते हैं। तो देखो फॉरेस्ट बर्ड्स तो बड़े हैं, फॉरेस्ट बर्ड्स की तो हालत अच्छी खासी है यहाँ पर ग्रासलैंड वाले जो बर्ड है उनमें कमी देखी गई है ना। पूरे 170 साल का यहाँ पर लैंड यूज जो चेंज हुआ है पैटर्न में, लैंड यूज पैटर्न में चेंज हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन्स में ये ग्रासलैंड बर्ड्स हैं उनको नुकसान हुआ है। दो मेनली न्यूज में आई है बर्ड्स की जो स्पीसीज, उनका नाम आपको याद रख लेना है, क्योंकि यूपीएससी से क्वेश्चन पूछती है गोल्डन महशीर क्या है ना। तो वो बता देगा कि ये बर्ड है, ये फिश है, ये एम्फीबियन है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। सिकाडास क्या है, ऐसे। तो उस बर्ड्स का नाम आपको अगर पता होगा तो आप क्या करेंगे, आराम से उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। चलो जी, यहाँ पर हम देखें पहले, तो देखो यहाँ पर एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नागरहोल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाला एरिया आएगा, है ना। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, है ना, मुखुर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, है ना। और साथ ही साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाला ये पूरा पार्ट जो है, इसमें ये नेशनल पार्क और सब के सब आके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। और ये बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु से। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलो जी, यहाँ पर आप और आराम से देख सकते हैं, देखो ये ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का है। बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। तो इसमें देखो नागरहोल नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटका में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है केरला में है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, है ना। मुखुर्त नेशनल पार्क तमिलनाडु वाले एरिया में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो आपको केरला वाले एरिया में दिखेगा। तो ये सारा के सारा मिला के क्या बनाते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। चलो ये वाली बात तो आगे, अब हम आ जाते हैं अपनी असली न्यूज़ पर। ये तो भाई नीलगिरी डिस्कस कर रहे तो अच्छा, नीलगिरी नाम क्यों दिया गया है इसको, नीलगिरी क्यों कहते हैं भाई। नील मतलब क्या हो गया कि ब्लू, और गिरी का मतलब कोई माउंटेन। तो नीलगिरी क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लावर होता है नीला कुरुंजी, नील कुरुंजी या नीला कुरुंजी, वो हर 12 साल में एक बार खिलता है ना। तो उसके नाम पर जो है इसका नाम नीलगिरी रखा गया है, समझ गए आप। चलो जी, यहाँ पर देखो 90% तक जो है ग्रासलैंड बर्ड जो है उनमें कमी देखी गई है इस वाले एरिया में। बड़ा बड़ा ही हम कह सकते हैं, बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है। एक है नीलगिरी पिपिट और एक है मालाबार लार्क। अब बताओ इनमें से अगर ये आपने, मैं नहीं बताता कि ये बर्ड की स्पीसीज है, तो क्या आप पहचान पाते कि ये बर्ड की स्पीसीज है। कहीं से दूर दूर तक आइडिया भी आपको नहीं लगेगा कि पिपिट और लार्क जो है वो कोई बर्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कोई मंकी की स्पीसीज हो, कोई स्नेक की स्पीसीज हो, कोई फ्रॉग की स्पीसीज हो, कुछ भी हो सकता है ना।
चलो, तो ये नीलगिरी पिपिट और मालाबार लार्क, इनमें तो जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है ना। चलो, ग्रासलैंड्स में भी हालांकि कमी देखने को हमें मिली है ना। हालांकि फॉरेस्ट बर्ड्स जो है उनमें स्टेबिलिटी आपको देखने को मिली है, पर ये ग्रासलैंड्स वाले जो है उनमें हमें कमी देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि देखो, फॉरेस्ट को तो हर कोई बचाता, फॉरेस्ट के बारे में तो जानकारी भी सबको है, गवर्नमेंट भी बहुत कहती है कि फॉरेस्ट को बचाओ, फॉरेस्ट को बचाओ। पर समस्या ये आ जाती है कि कोई भी ग्रासलैंड को बचाने की बात नहीं करता, ग्रासलैंड को तो कोई हल्के में ले लेता है ना, ग्रांटेड ले लेता है इनको तो, है ना। तो ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है कंजर्वेशन के लिए। ये है नीलगिरी पिपिट, आप देख सकते हैं, छोटा सा बर्ड है, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट का, केरला में देखने को मिलता है। केरला में केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले रीजन में जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर देखने को मिल जाता है। कहाँ पर है इसका हैबिटेट है? तो ग्रासी जो अपलैंड स्लोप है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जहाँ पर छोटे छोटे बुशेस और ट्रीज होते हैं। आइसन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल देखने को मिल जाता है ना। क्या खाता है भाई साहब ये? तो ये ग्रासेस जो है वो खा लेता है, साथ ही साथ यहाँ पर सीड्स होते हैं उनको खा लेता है, हर्ब्स को ये खा लेता है। ये घोंसला बनाता है अपना जो टॉलर ग्लासेस होते हैं उनके ऊपर। और हम देखें, ये भी हैबिटेट लॉस की वजह से थ्रेट जो है वो फेस कर रहा है। उसके बाद आ जाता है मालाबार लार्क, देख सकते हो इसके ऊपर ये एक टोपी सी पहन रखी है इसने। मालाबार ये लार्क, तो ये रस्टी ब्राउन बर्ड है, ये हेवली स्ट्रिक्ड है, देखो ये हेवली स्ट्रिक, इसके ऊपर स्ट्रिक बनी हुई है ऐसे, शॉर्ट क्रेस्ट है, पेलर अंडर पार्ट्स है इसके वाले, अंडर पार्ट्स देखो पेलर थोड़े देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्स हैं और ब्रेस्ट, है ना। चलो, अगर हम देखें कहाँ मिलता है, ग्रास फील्ड्स वाले एरियाज, रॉकी एरियाज, ओपन लैंडस्केप्स हैं, उन वाले एरियाज में हमें देखने को मिल जाता है। बिहेवियर देखा जाए तो ये बहुत लेजीली फॉराज करता है, बहुत लेजी है, अपने घर से बहुत दूर ज़्यादा ये नहीं जाता है ना। और जहाँ ये रहता है उसके आसपास ये ब्रीडिंग करता है। जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं ना जो ब्रीड करने के लिए किसी और दूसरी जगह में चले जाते हैं, है ना, जैसे साइबेरियन क्रेन जो है वो इंडिया आते हैं ब्रीडिंग के लिए, पर ये कहीं नहीं जाते भाई साहब, अपने घर के आसपास रहते हैं, इनको दूर जाना पसंद नहीं है ना। कौन फालतू की टेंशन ले इतनी सारी, एक जन्म मिला है बेचारे मलाबार लार्क का, तो इसको अच्छे से जिया जाए, है ना। चलो जी। और ये सेडेंट्री बर्ड है, सेडेंट्री बर्ड ब्रीडर का मतलब क्या गया, वो वहीं पर रहेगा, कहीं और कहीं जाएगा नहीं, है ना, ग्राउंड पे ही नेस्ट बनाएगा, 2-3 अंडे ये देगा, है ना। चलो जी, किसको प्राइमरीली क्या खाता है, तो देखो ये सीड्स खाता है और कभी कभी इंसेक्ट भी खाता है, तो ये बर्ड्स देखना ये खाते खाते हैं। चलो जी, लीस्ट कंसर्न आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको शोला फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे नीलगिरी वाले एरिया में। सर ये शोला फॉरेस्ट क्या है, तो ये रोलिंग ग्रासलैंड होती है। रोलिंग ग्रासलैंड क्या, ये ऊपर नीचे देखो थोड़े ऐसे शानदार से देखने वाले ये कुछ ये ग्रासलैंड हैं, तो ये रोलिंग ग्रासलैंड ऊपर नीचे वाले ये जो ग्रासलैंड है इन्हें शोला फॉरेस्ट कहा जाता है। बीच बीच में आपको थोड़े पैचेस देखने को मिल जाएंगे ट्रीज के भी यहाँ पर, है ना, एवरग्रीन स्टंटेड ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे छोटे छोटे। तो यही है शोला फॉरेस्ट। तो शोला फॉरेस्ट कहाँ की विशेषता है, तो शोला फॉरेस्ट विशेषता है नीलगिरी की, है ना। बायोडाइवर्सिटी में यहाँ पर बहुत सारे एंडेमिक और एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर हम देखें तो देखो नीलगिरी माउंटेन्स, अब नीलगिरी में देख दो, नीलगिरी माउंटेन्स हैं कौन से कंट्रीज में, सॉरी स्टेट्स में, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में है। हाईएस्ट पीक जो है वो नीलगिरी की है डोडा बेटा, है ना, डोडा बेटा में गया हूँ, 2637 मीटर की हाइट है, 2637, 2637, है ना। और एक है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो है वो नीलगिरी में नहीं है, पर वेस्टर्न घाट की देखना, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट कोई आपको पीक पहुंचे तो वो वेस्टर्न घाट के आप बताएंगे अनाईमुड़ी, 2695, 2695 मीटर की हाइट। नीलगिरी के हाईएस्ट कोई पूछे तो आप बताएंगे डोडा बेटा, 2637 मीटर। समझ गए कितना, है ना। रोलिंग हिल्स यहाँ पर है, डीप वैलीज देखने को मिल जाएगी, एलिवेटेड प्लेटूज, शोला ग्रासलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इकोलॉजी में आपका नीलगिरी ताहर, लॉयडेड मकाक और नीलगिरी पिपिट आपको देखने को मिल जाएगी। पिपिट मैंने अभी आपको बता ही दिया है, नीलगिरी ताहर पिछले लेक्चर में मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। और लॉइन टेड मकाक मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये है लॉइन टेड मकाक, इसको पता लग गया हमारी बातें कर रहे हैं, तो ये जितना जल्दी उसके आगे बढ़ लो, नहीं ये झपट्टा मारेगा। लॉइन टेड देखो, इसकी ये पूछ जो है वो लॉइन के जैसे लग रही है। लॉइन टेड मकाक कहाँ रहता है, तो याद रखना, कभी कभी पूछ लेगा कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, नहीं, कहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। ये है नीलगिरी ताहर, बकरी की एक वो ये स्पीसीज है, गोट की। चलो जी, नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, यहां पर हुआ क्या कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का में पेट्रोलिंग के लिए कुछ एक समझौता सा साइन हुआ है, पर वो इतनी सारी चीजें आप छोड़ो, फालतू की चीजें। मेन चीज आप समझो कि ये स्ट्रेट होती क्या
है ना। स्ट्रेट एक बहुत ही थिन चैनल होता है वाटरवेज का, है ना, बहुत नैरो वाटर पासेज होता है वाटर का, जो कनेक्ट करता है टू लार्ज वाटर बॉडीज को, जो सी हो सकता है या कोई और वाटर बॉडी हो सकती है। देखो 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 देखो, यहाँ पर क्या है, पर्शियन गल्फ, यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी। अब इनके बीच में आप ये देखेंगे एक नैरो सा पैसेज है, यही है स्टेट ऑफ हरमुज। क्या है ये, स्टेट ऑफ हरमुज। तो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कौन जोड़ता है, स्टेट ऑफ हरमुज जोड़ता है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट, है ना। तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनता है, नैरो होता है ये सी से, क्योंकि इन दोनों से ये नैरो है, समझ गए, और ये नेविगेबल भी होता है। चलो जी, अब हम देखें यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी स्टेट ऑफ मलक्का की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ है अंडमान सी, ये आपको देखने को मिलेगा अंडमान सी, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी। तो इन दोनों को जोड़ता है। अगर इस साउथ चाइना सी से अंडमान सी में आना है तो कहाँ से आएंगे, तो ये स्टेट ऑफ मलक्का एक छोटा सा एक नैरो पैसेज है ना, तो इससे होकर आएंगे। तो ये है स्टेट ऑफ मलक्का। चाइना से होने वाला 90% के अराउंड जो ट्रेड होता है वो इसी के थ्रू होता है। चलो जी, है ना। तो ये इंडोनेशियन आइलैंड जो सुमात्रा का है, तो देखो यहाँ पर सुमात्रा है, ये जावा है, ये बोर्नियो है, ये सुलावेसी आइलैंड है ना, और ये यहाँ पर न्यू गिनी, समझ गए। तो यहाँ पर ये जो इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा है, साथ ही साथ यहाँ पर मलेशिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो मलेशिया है, ये मलेशिया, और यहाँ पर टिप पर क्या है, सिंगापुर है, और ये वाला एरिया और मलेशिया का है। तो छोटा सा एक कंट्री यहाँ पर क्या है, ब्रुनई का आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, 10 कंट्रीज, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम म्यांमार, है ना, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिर नीचे अगर हम आ जाए तो मलेशिया, फिर सिंगापुर, ये इंडोनेशिया, यहाँ पर है अपना मलेशिया, और ये ब्रुनई यहाँ पर है, और ये आपको देखने को मिल जाएगा फिलीपींस, समझ गए। तो यहाँ पर ये देखना, और सदर्न सदर्न थाईलैंड जो है वो भी यहाँ पर ईस्टर्न साइड में इसको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप और अच्छे से देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये, है ना। चलो जी, तो ये शॉर्टेस्ट सी रूट है मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में। तो ये देखो ईस्ट एशिया वाला है पूरा का पूरा रीजन, और ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन हो गया। इन दोनों के बीच में अगर जाना हो, तो अगर ये स्टेट ऑफ मलक्का नहीं होता तो क्या होता, इधर से घूम के पीछे से वापस आना पड़ता, यहाँ मिडिल ईस्ट में आना होता। तो पर अब क्या हो गया, ये स्टेट ऑफ मलक्का होने की वजह से यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, और यहाँ पर देखो एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ से, है ना। अगर अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वर्ल्ड का मेरी टाइम ट्रेड होता है स्टेट ऑफ मलक्का से होकर भी। यहाँ पर ऑयल सप्लाई होती है, जिसमें हम देखें कि मेन एशियन कंज्यूमर्स में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जापान, इनको ऑयल जाता है इसी स्टेट ऑफ मलक्का से, मिडिल ईस्ट से होते, मिडिल ईस्ट से इधर से होते हुए जाता है। यहाँ पर अपने हमने अंडमान निकोबार आइलैंड अपने पास में देखो, ये एकदम पास में। तो क्वेश्चन आया था कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सबसे नज़दीक कौन सा जो है वो आइलैंड है, तो श्रीलंका है, सुमात्रा है, एक बना था। तो क्या है, अक्सर बच्चों ने श्रीलंका लगा के आए थे, मैं खुद मास्टर श्रीलंका लगा के आया था, पर यहाँ पर क्वेश्चन उसका सुमात्रा था। तो यहाँ पर हमने अंडमान निकोबार कमांड बना ली है 2001 में, ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। और लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके परीक्षा के लिए वो उपयोगी रहा है कि नहीं रहा है, आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपना और भी कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। बहुत ही जल्दी जो है मैं सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की सीरीज़ लॉन्च करूँ, और ऐसी जैसा कि आज तक हिस्ट्री में ऑनलाइन कभी हुआ ही नहीं है, जिसमें काम की बात ज़्यादा और बकवास कम। अगर आपको चाहिए तो आप बताना, दोनों मीडियम के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल हम रखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर दें, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खमा गणी।